दोस्तों अब हर रोज रात 8 बजे आपको एक नई हॉरर कहानी सुनने को मिला करेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रमन दिल्ली में प्राइवेट फर्म में नौकरी करता था। आज जब ऑफिस में आया तो कुछ अनमना सा मन था। किसी काम को करने की इच्छा नहीं हो रही थी। ऑफिस 7 बजे तक खुला रहता था। रमन ऑफिस से निकलने ही वाला था कि घर से फोन आया। रमन की बहन सरला रो रही थी। सरला, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? रमन का दिल बैठा जा रहा था। भैया जल्दी आ जाओ, पिताजी अब हमारे बीच नहीं रहे। क्या? रमन चीखा। कब, कैसे? रमन ने पूछा। अभी थोड़ी देर पहले सीने में दर्द हुआ, डॉक्टर आए तो उन्होंने दम तोड़ दिया। डॉक्टर ने हार्ट अटैक बताया था। मैं आता हूँ, रमन ने कहा। ऑफिस से घर पहुंचकर रमन ने जल्दी जल्दी सामान पैक किया। उसके रूममेट ने जब उससे पूछा तो उसने जल्दी जल्दी सारी कहानी बताई और छुट्टी का आवेदन पत्र पकड़ाकर घर से निकल गया। शाम से ही बारिश हो रही थी। काले बादल आसमान में घुमड़ रहे थे। 8:30 बज गए थे बस स्टैंड पहुंचते पहुंचते। अचानक अंधेरा छा गया। बिजली कड़कने लगी और शाम से लुका छुपी करते करते बादल वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें बरसने लगी। बस स्टैंड पर दुकानें लगाने वाले अपनी दुकानें समेटकर भागने लगे। बस 4-6 ही यात्री बस स्टैंड पर खड़े थे जिन्हें जाना बहुत जरूरी था। रमन अपने पिता के ख्यालों में खोया हुआ था। सबसे छोटा था। माँ छोटी उम्र में ही हम सभी को पिताजी की गोद में डालकर भगवान को प्यारी हो गई थी। पिताजी ने माँ और पिता दोनों बनकर हमारी परवरिश की थी। 2 भाई और 1 बहन थे हम। पिताजी रमन को बहुत प्यार करते थे। रमन पढ़ने लिखने में होशियार था, जबकि बड़े भाई गलत संगत में रहकर अपनी पढ़ाई छोड़ चुके थे। पिताजी ने उनकी शादी कर दी थी। बहू आ जाएगी तो शायद बुरे दोस्त और बुरी संगत से छूट जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। उन्हें भाभी के आने के बाद भी जिम्मेदारी का एहसास नहीं हुआ। पढ़ाई पूरी होने के बाद रमन को नौकरी मिल गई और रमन दिल्ली आ गया। अभी वो विचारों के समंदर में गोता लगा ही रहा था कि बारिश जोर जोर से होने लगी। ऐसा लग रहा था कि पानी पूरा शहर ही निकल लेगा। तभी बस की तेज रोशनी और हॉर्न की आवाज से हड़बड़ा कर अपने पिताजी के विचारों से जागा। एक बस उसके सामने खड़ी थी। अरे अब कोई बस नहीं आएगी, कंडक्टर चिल्लाया। ये 23 वाली बस है क्या? भरतपुर जाएगी? रमन ने पूछा। कंडक्टर ने कहा, हाँ बैठ जाओ। रमन बस में चढ़ा। अंधेरा गुप्त था। कुछ यात्री पहले से बैठे थे। बस मिलते मिलते रात को 10 बज चुके थे। बारिश रुकी नहीं थी। सब जगह बिजली गुल थी। अंधेरा होने के कारण रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा था। उसने सोचा अब तो 12 बजे के बाद ही पहुंच पाऊंगा। रमन एक यात्री के पास बैठ गया। उस यात्री ने रात को काला चश्मा लगाया हुआ था। रमन ने सोचा कैसा आदमी है, रात को भी चश्मा लगाकर बैठा है। रमन ने उससे पूछा, भाई साहब आप कहाँ जाओगे? उसने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर में कंडक्टर रमन के पास आया। रमन ने भरतपुर तक टिकट बनाने को जैसे ही कहा वो चौंक गया। कंडक्टर के बहुत लंबे लंबे नाखून थे। मुंह आधा जला हुआ था और आंखें नहीं थीं। रमन की हालत खराब हो गई। डर से थर थर कांपने लगा। वो चिल्ला रहा था लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। उसने पलटकर देखा, सभी यात्री उसकी ओर बढ़ रहे थे। सबके सब भयानक दिख रहे थे। किसी की आंख, किसी का एक हाथ गायब था। बहुत ही डरावना दृश्य था। अचानक भयंकर हंसी गूंजी और वो कंडक्टर गुर्राया, अब तुम नहीं बचोगे। चारों तरफ बस में हंसी की आवाज गूंजने लगी। अचानक रमन को लगा कि कोई अदृश्य शक्ति ने उसे खींचकर बस से बाहर धकेल दिया हो। सुबह हुई। रमन की आंख खुली तो वो सड़क के किनारे पड़ा था। उसका सर बहुत जोर से दर्द कर रहा था और रात की घटना सोचकर उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो सही सलामत है। चलती बस से धकेलने पर भी उसे कुछ नहीं हुआ। तभी एक कार गुजरी और उसमें बैठे आदमी ने जब रमन को सड़क किनारे बैठा देखा तो कार रोककर पास आया। क्यों भाई, क्या हुआ है? यहाँ क्यों बैठे हो? रमन ने बताया कि कल रात मैं एक बस में भरतपुर जा रहा था। वो शायद भूतिया बस थी या मेरा भ्रम होगा। मेरा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा और मुझे मेरे पिताजी के क्रियाक्रम में जाने में देर हो रही है। उस व्यक्ति ने सहारा देकर रमन को उठाया और उसने कहा कि मैं भी भरतपुर जा रहा हूँ, चलो तुम्हें छोड़ देता हूँ। रमन उसके साथ उसकी कार में बैठ गया। उसने बताया कि मैं विवेक हूँ, मैं भरतपुर में ही रहता हूँ, पेशे से वकील हूँ। वैसे तो मैं इस रास्ते से कभी आता नहीं, लेकिन मैंने लोगों से सुना है कि रात को करीब 11 बजे एक 23 नंबर की बस गुजरती है। वो भूतिया बस है। जो उसमें चढ़ता है वो बचता नहीं है। कोई लापता हो जाता है तो किसी की लाश मिलती है। विवेक की मदद से रमन भरतपुर पहुंच गया। विवेक ने अपना विजिटिंग कार्ड दिया और कहा कि
कभी भी कोई काम हो तो मुझसे संपर्क कर लेगा। बहन का रो रो कर बुरा हाल था। रमन का ही इंतजार हो रहा था। गांव वालों की मदद से सारी सामग्री का इंतजाम हुआ। बड़े भाई ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि उसके पास रुपए नहीं है। रमन ने ही पिता का देह संस्कार किया। रात जब वो अकेला बाहर लेटा था तभी एक साया सामने दिखा। वो चीखने ही वाला था तभी पिता की आवाज़ उभरी, बेटा रमन। रमन रोने लगा। जो आंसू अभी तक उसने दबा कर रखे थे वो सामने आ गए। पिताजी, आप हमें अकेला छोड़कर क्यों चले गए? रूठे कंठ से रमन ने पूछा। बेटा, मैं मरा नहीं, मार दिया गया। रमन के मुंह से निकला, क्या? बेटा, तुझे मालूम नहीं है कि तेरा बड़ा भाई सुरेश गलत संगत में पड़ गया था। शायद मुझसे ही परवरिश में कोई कमी रह गई थी तुम लोगों की। रमन बेटा, मैंने सुरेश को सुधारने की हर संभव कोशिश की, कई जगह प्रयास करे, उसकी नौकरी लगवाई, लेकिन वो कहीं भी नहीं टिका। दिन भर आवारा दोस्तों के साथ घूमता रहता और शाम को दारू पीता। मैंने सोचा कि शादी कर देता हूँ, शायद सुधर जाएगा। जिम्मेदारी का बोझ बड़े बड़े को सुधार देता है। मेरे दोस्त की बेटी पीहू, जो काफ़ी समझदार थी, उसे इस नालायक के लिए दुल्हन बना लाया। कोयले को मैंने सोना पकड़ा दिया। बेचारी की किस्मत मेरी वजह से खराब हो गई। मुझसे पैसे लेने के लिए तेरी भाभी को ही हथियार बनाता ताकि मुझ पर दबाव पड़े और मैं उसके अनाप शनाप खर्चों के लिए पैसे दूं। मैं उसे पैसे दे दिया करता, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगा कि ये ठीक नहीं कर रहा है। वो मेरी कमज़ोरी समझकर बहू को मोहरा बना रहा है। मैंने वकील को बुलाकर अपनी वसीयत बनाई, जिसमें 3 भाग किए, तेरी भाभी, तुम्हारा और सरला का। और वसीयत मैंने अपने दोस्त मुरारी के पास रखवा दिया था। लेकिन जब सुरेश को यह खबर मिली तो वह मुझसे झगड़ने लगा। घर में रात दिन कलेश होने लगी। उसने वसीयत मुझसे मांगी। मैंने उसे नहीं बताया कि वो कहाँ रखी है। 2-4 दिन उसने पूरे घर को अस्त व्यस्त कर दिया वसीयत की तलाश में। फिर 1-2 दिन वो बहुत अच्छे से रहा, जिससे लगे कि वह सुधर गया हो। उसके इन सारे हथकंडों के बाद भी अगर बात नहीं बनी तो एक दिन वो फर्जी वसीयत बनवा लाया और मेरे हस्ताक्षर के लिए जोर डालने लगा। मैंने साइन करने से जब मना कर दिया तो वो कहीं से केरोसिन तेल ले आया और तेरे भाभी पर डाल के आग लगाने लगा। तब मैंने दर्द से दस्तखत कर दिए। उस फर्जी वसीयत में पूरी जायदाद उसने अपने नाम लिखा ली थी। मुझे गहरा सदमा लगा और मेरे सीने में दर्द शुरू हुआ। मैं नीचे गिर गया। बहू घबराकर सबको बुलाने गई, तब तक सुरेश ने मेरा मुंह तकिए से दबा दिया। पर पिताजी, सरला ने बताया था कि डॉक्टर ने मौत की वजह हार्ट अटैक बताई थी। रमन के पास अब भी बहुत सवाल थे। हाँ बेटा, उसने डॉक्टर को पैसे दिए थे और गांव में ही पोस्टमार्टम कराया था। पिताजी, जब मैं बस से आ रहा था तो मुझे बचाने वाले आप थे क्या? जिस बस से तुम घर को चले थे वो बस भूतिया थी। करीब 4 साल पहले उस बस में आग लग गई थी। सभी यात्री जलकर मर गए थे। हर किसी में कुछ ना कुछ वासना थी। सब अकाल मृत्यु के आगेश में आ गए थे। इसलिए वो हर किसी राहगीर को यात्री बनाकर अपना शिकार बनाते थे और अब इस खेल में उन्हें मजा आता है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मिलते हैं कल रात 8 बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।